नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। हम यूपी की यात्रा पर निकले हैं हालचाल लेने के लिए। उसी सिलसिले में हम पहुंचे बदायूं, बदायूंनी का शहर, उस इतिहासकार का शहर जो अकबर की आंखों में आंखें मिलाकर उनके राज की सच्चाई बयां करता था दरबारी इतिहासकारों के मुकाबले। या फिर शकील बदायूंनी का शहर, कमाल के गीतकार, हिंदी फिल्मों से जुड़े हुए, मुगले आजम के गाने आपने सुने होंगे। पर ये इस शहर के सांस्कृतिक परिचय हैं। इस शहर का राजनीतिक परिचय ये है कि यहाँ से तमाम कद्दावर नेता आकर चुनाव लड़ते रहे और स्थानीय लोग ये भी कहते रहे कि बदायूं के नेता कब यहाँ पे आके चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से शरद यादव, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट, जबलपुर के सांसद रहे, वो आके चुनाव लड़े और जीते 89 में। और शेरवानी साहब यहाँ के कद्दावर नेता रहे। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी हैं, सपा के नेता और 2 दफ़ा के सांसद, 2004 और 2009 और 2014। 2004 में तो आप मैनपुरी से लड़े थे, है ना। तो 3 दफ़ा के सांसद, बदायूं के 2 दफ़ा के सांसद। 2019 में चुनाव हार गए। हम लोग धर्मेंद्र यादव के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो 2-3 चीज़ें प्रोमिनेंटली सामने आई। एक, जो आप माथे पे पट्टी बांध के लोकसभा गए थे, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, एक IAS अधिकारी हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनसे आप बड़े खफा रहते हैं। तो इन 2 मुद्दों पे बात करेंगे और भी कुछ मसलों पे चर्चा, क्योंकि हम यूपी का हालचाल लेने निकले हैं तो उस हालचाल के क्रम में नेताओं का हालचाल लेना भी ज़रूरी है। धर्मेंद्र जी, ये आप हर मंच पे अपने लोकसभा चुनाव की काउंटिंग का जिक्र करते हैं। लोकसभा चुनाव की जब हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर काउंटिंग देखी तो उसमें आप लगभग 18,000 वोटों से डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, फिलहाल योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री, पहले बसपा नेता रहे, उनकी बेटी, उनसे आप चुनाव हारे हैं। वो भाजपा के टिकट पे लड़ी थी। क्या दिक्कत है आपको उस काउंटिंग से? उस काउंटिंग में जो पड़े हुए वोट थे और जो काउंटेड वोट हैं, दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। और यही नहीं, उस चुनाव में तमाम तरीके की अनियमितताएं हुई हैं, जिसको लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय में इलेक्शन पिटीशन में भी गए हुए हैं। एक सवाल ज़रूर आया था मीडिया की तरफ से, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सवाल उठाया है कि DM और EVM से बच के रहना है, संभल के रहना है इनसे। तो उस सवाल पे ज़रूर हमने इस बात की प्रतिक्रिया दी बदायूं के लोगों के बीच में कि ये इसी ज़िले के अंदर जहाँ काउंटेड वोट और पोल वोट में अंतर हो, जहाँ तमाम तरीके की अनियमितताएँ बदायूं के लोगों ने देखी हैं, तो उस मुद्दे को हमने ज़रूर उठाया था। और शायद उसी चीज़ को आपने देख के आज ये सवाल मुझसे पूछा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आएगा तो मुझे, क्या स्टेटस है अभी उस पिटीशन का? इलेक्शन पिटीशन की सुनवाई चल रही है, ट्रायल स्टेज पे आ चुकी है। मुझे यकीन है बहुत जल्दी उस पर फैसला आएगा, और जब फैसला आएगा तो पूरा देश देखेगा। अनियमितताएं तो हुई हैं, इसमें कोई शंका नहीं। बदायूं के एक एक व्यक्ति को एहसास है इस बात का। DM साहब ने टेंडर ले रखा था चुनाव जिताने का, उन्होंने अपना टेंडर पूरा भी किया और शायद उसका कहीं ना कहीं पुरस्कार पा रहे होंगे वो। DM साहब ने टेंडर ले रखा था से ऐसे साउंड कर रहा है जैसे उनकी कोई आपसे क्या निजी खुन्नस थी क्या आपके हिसाब से? नहीं, जहाँ तक खुंदस तो मुझे नहीं याद है कोई खुंदस है, लेकिन हो सकता है मुख्यमंत्री जी के ज़्यादा नज़दीक पहुँचने की तमन्ना हो। उस तमन्ना में बहुत कुछ गलत करके गए, इस बदायूं के लोगों को पता है सब। अब आप जब बदायूं में घूमेंगे तो आपको इस बात का एहसास खुद ही होगा। एक और आपका जो विजुअल जिसका मैंने जिक्र किया, आप माथे पे पट्टी बांध के लोकसभा पहुंचे थे, क्या हुआ था? ये लोकसभा का जिस दिन आखिरी दिन था, 13 फरवरी 2019 का दिन, और 12 फरवरी को मैं इलाहाबाद में था। इलाहाबाद में हमारे नेता माननीय अखिलेश जी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहुंचना था, कुंभ में जाना था, जो स्वर्गीय नरेंद्र गिरि जी की, जिनकी बहुत दुखद मृत्यु हुई है, उनका भी निमंत्रण था माननीय अखिलेश जी को, और हम लोग इलाहाबाद में मौजूद थे। माननीय अखिलेश जी को उस समय लखनऊ में हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था। उसी के विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारे हमारे साथी घायल हुए और लाठियां हमारे ऊपर भी पड़ी, जिसकी वजह से मुझे पट्टी बांध के लोकसभा में जाना पड़ा। जी, उस मामले में फिर कुछ जांच वगैरह हुई? नहीं, मैंने उस समय की स्पीकर साहिबा को नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर चुनाव, उस लास्ट दिन था, चुनाव हो गए, उसके बाद बात खत्म हो गई। लेकिन समय आएगा तो चीज़ों की जांच होगी। अच्छा, समय आएगा तब जांच होगी। जो बीता समय है उस पर कुछ बात करते हैं।
जब सर्वे की बात हो रही थी, आकलन की बात हो रही थी, तो लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी की लहर में 2014 में सपा 5 सीटें बचा पाई, उसमें एक बदायूं की सीट थी। 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हो गया, तो माना गया कि अब तो बदायूं की सीट और मजबूत हो गई। इसके बावजूद आप चुनाव हार गए। एक तो आपने गड़बड़ी की बात बताई, और क्या वजह रही? क्योंकि जब मैंने स्थानीय चुनावी चाणक्यों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि बसपा के काडर का वोट आपके बजाय स्वामी प्रसाद मौर्य की बसपा बैकग्राउंड के चलते उनको ज़्यादा मिला। सत्य है? देखिए, बहुत सारे उसमें षड्यंत्र हुए थे। उस चुनाव की हार के पीछे बहुत सारे षड्यंत्र हैं। ये जो आप बता रहे हैं ये घटना है, लेकिन इसके साथ साथ लगातार 2 साल से, जब से योगी जी की सरकार बनी थी, जिलाधिकारी यहाँ आए थे लगातार। और यहाँ के लोगों से आप पूछिएगा, मैंने तो एक दिन मजाक में कहा था जिलाधिकारी से कि आपने सीएम, डीएम, एमपी, एमएलए सबकी पावर ले रखी है। और सभी जब जिलाधिकारी चलते थे तो उनके एस्कॉर्ट करते थे उनको विधायक लोग, और उन्होंने टेंडर ले रखा था, शायद इसीलिए वो इस पावर में थे। खैर, इस तमाम चीज़ों के बावजूद समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूत प्रदर्शन रहा। लगभग 5 लाख वोट का स्कोर किए हम। और आने वाले समय में जब 2022 का चुनाव आएगा तो निश्चित रूप से लोकसभा की जो बेईमानी से ली हुई हार है जो बीजेपी के द्वारा, इस हार का जवाब बदायूं की जनता देगी 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर, एक बार फिर माननीय अखिलेश जी को मजबूत करके, उनकी सरकार बना के। धर्मेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि 19 की हार बेईमानी की हार है। 2017 में आपकी सरकार थी, 2017 तक। 2017 के मेरे सामने आंकड़े हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के बदायूं के, बिसौली, सहसवान, बिलसी, बदायूं, शेखुपुर और दातागंज, है ना। कुछ इसमें 2 सीटें आंवला सीट पे लगती हैं आपकी, एक संभल की गुन्नौर लग जाती है। एक सहसवान की सीट में ओमकार सिंह को छोड़ दें, आपके पुराने नेता हैं, आप सब सीटें हारे। तब तो डीएम नहीं थे, तब तो कोई टेंडर नहीं था, फिर क्यों हार गए? नहीं, उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसा कि माननीय अखिलेश जी ने कई मौक़ों पे कहा है कि गुमराह किया जनता को। हम लोग अपने विकास कार्य को समझाने में उतना सफल नहीं हुए जितना बीजेपी के लोग झूठ फैलाने में सफल हुए, जिसका परिणाम न केवल बदायूं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। और उस उत्तर प्रदेश के अंदर परिणाम का असर बदायूं पे भी रहा। और आने वाले समय में ये बदायूं समाजवादियों का जिला रहा है। ठीक है, एक आध चुनाव की हार जीत से कोई ज़िले की परंपराएं नहीं बदल जाती हैं। इस ज़िले के लोगों की सोच समाजवादी रही है। आदरणीय नेताजी को हर मौके पर इस ज़िले के लोगों ने ताकत दी, साथ दिया, सहयोग किया है। और समाजवादी सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसने इस ज़िले के तरक्की, खुशहाली और लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखा। आज से अगर 15 साल पहले कभी आप इस ज़िले में आए होंगे तो केवल 2 पुल हुआ करते थे। आज गंगा और रामगंगा को हम लोगों ने पाट दिया है, इतने पुलों को बना दिया है। आज यहाँ से जब बरेली से आप चलेंगे और गुन्नौर तक चले जाएंगे तो 4 लेन आप रोड पाएंगे। बाईपास से इसके बिना इस शहर में बहुत बुरा जाम लगता था। आज आप देखेंगे लगभग 9 किलोमीटर का बाईपास तैयार है। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल की समस्याओं को लेकर बदायूं के लोगों के इतने सामने चुनौतियाँ होती थी कि लोग लखनऊ और दिल्ली से पहले कहीं इलाज नहीं पाते थे। हमने कोशिश की कि एक बहुत उच्च स्तरीय मेडिकल कॉलेज स्थापित हो। बहुत हद तक हम सफल हुए, 70-80% काम हमने करा दिया। ये अलग बात है, ज़िले का दुर्भाग्य है कि योगी जी की सरकार बनने के बाद उस मेडिकल कॉलेज में एक भी ईंट नहीं लगी है, कोई काम नहीं हुआ है। और तो और बुरा हाल था, कोविड के समय भी पीएम केयर से यहाँ वेंटिलेटर आए लेकिन टेक्नीशियन नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, दवाएं नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन का संकट देख के हम समाजवादी साथियों के सहयोग से मैंने एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगवाया। तो बदायूं के लोग जानते हैं कि यहाँ की तरक्की, खुशहाली के लिए अगर कोई काम करता है, दिल से काम करता है, तो समाजवादियों ने किया है। आदरणीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश जी ने किया, और उनके प्रतिनिधि के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पे काम करने का प्रयास किया है। एक बात बताइए, कई राजनीतिक विरोधी पूछते हैं कि ये सपा शासनकाल में सारा विकास उन्हीं जगहों पे क्यों होता है जहाँ पे मुलायम सिंह जी के परिवार के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। चाहे वो गिनवाते हैं, कन्नौज से शुरू हुई है, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, और धर्मेंद्र यादव बदायूं चले गए तो बदायूं। सारा फोकस यहीं पे क्यों रहता है विकास कार्यों का? नहीं, ये लोगों को गुमराह करने का प्रयास है। माननीय अखिलेश जी के कार्यकाल में 5 साल में उत्तर प्रदेश की किसी भी जनपद में आप बताइए तो मैं वहाँ की योजनाओं के बारे में आपको बता सकता हूँ। इतनी योजनाएं हर जिले के लिए। उत्तर प्रदेश के तकरीबन 45 जनपद ऐसे थे जो माननीय अखिलेश जी के कार्यकाल में जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का काम हुआ समाजवादी सरकार में। तमाम बिजली घर लगवाए गए, तमाम कोई गंगा और रामगंगा आप चले जाइए, सहारनपुर से शुरू करिए और बलिया तक चले जाइए, गंगा, रामगंगा, चंबल, घाघरा पे जो पुल बने समाजवादी सरकार में वो किसी सरकार में नहीं बने।
रोड्स जो समाजवादी सरकार की बनी हुई किसी में नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन्स हो, चाहे पावर जनरेशन प्लांट हो, सभी कुछ समाजवादी सरकार में हुआ है। और इतना काम हुआ है कि 4.5 साल की योगी जी की सरकार निकलने के बावजूद अभी भी हमारी योजनाओं के ही फीते कट रहे हैं, चाहे वो उद्घाटन के तौर पे कट रहे हो या शिलान्यास के तौर पे कट रहे हो। आपने अपने जवाब में कुछ एक दफ़ा बिजली का जिक्र किया। बदायूं में बिजली हवा में थी खम्भों के सहारे, और उसके तार ज़मीन में बिछाए गए। और हमको बताया गया, जब हमने यहाँ पे कई दर्शकों का मेल आया, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ के मौजूदा और पुराने जनप्रतिनिधियों से ज़रूर पूछिएगा कि ये बिजली के तार ज़मीन के अंदर करने में क्या खेल हुआ। क्योंकि बदायूं की एक सबसे कॉमन न्यूज़ ये होती है कि कभी करंट की चपेट में आने से सांड मरा और कभी आदमी मरा, और ये आपके कार्यकाल में, आपके जनप्रतिनिधि रहते हुए अंडरग्राउंड की गई थी केबलिंग। बिल्कुल की गई, न केवल बदायूं में, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों में की गई है, बहुत सारे। और मैं समझता हूँ प्रदेश के अधिकांश बड़े शहर हैं, हमारी भी इच्छा है, तमन्ना है कि हमारा बदायूं शहर जो प्रदेश के बड़े बड़े शहर हों, उनकी तरह से बरेली हुआ, आगरा हुआ, लखनऊ, कानपुर जैसी सुविधाएं हमारे बदायूं के अंदर भी आएँ। और अगर कोई खेल है तो 4.5 साल में जांच क्यों नहीं हुई? लगातार विपक्ष के यहाँ विधायक, MP, मंत्री बैठे हुए हैं, करंट से मर रहे हैं ना लोग लगातार। तो इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है? 4.5 साल से जो सरकार है, जो सरकार चला रहे, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उनकी है। अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो ये दुर्घटनाएं तो होंगी। अच्छा, ये मेंटेनेंस की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ सरकार की है, दुरुस्त बात है। एक आपके पुराने साथी रहे हैं आबिद रज़ा, सपा के विधायक रहे हैं इसी बदायूं से, उनका कुछ और मानना था जब ये तार बिछ रहे थे। तमाम संगीन इल्ज़ाम लगाए उन्होंने आपके ऊपर। इल्ज़ाम ऑन रिकॉर्ड हैं ये? नहीं, रिकॉर्डेड हैं, वो तो कभी भी मिल जाएंगे, कहीं से भी मिलेंगे। इल्ज़ाम भी लगाए, उसके बाद समर्थन भी लिया, उसके बाद लीडर भी माना, फिर कब जब मौका नहीं मिला तो फिर इल्ज़ाम लगाने लगे। अभी फिर हो सकता है 22 में कुछ नए इल्ज़ामों के साथ आपके बीच आ जाएं। ये ऐसे लोग हैं जिनका कोई भी स्थायी विचार नहीं है, अपने स्वार्थ में, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इनकी परिभाषाएं बदली जाती हैं। तो ऐसे लोगों की चर्चा करना मैं नहीं समझता कि इस चैनल पे कोई ज़रूरत है इसकी। बिजली की अंडरग्राउंड केबलिंग का भी आपकी और उनकी रार से कोई संबंध था? नहीं, कोई इशू नहीं। तो अगर वो इतने दुरुस्त थे या नहीं थे तो फिर आप उनके घर गए, क्या निर्देश था ऐसा लखनऊ से कि आबिद रज़ा से फिर से दोस्ती कर लो? मतलब एक व्यक्ति है आपकी पार्टी का विधायक है, सार्वजनिक रूप से धर्मेंद्र यादव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम लगाता है, फिर आपको मान मनव्वल करनी पड़ती है। क्या लोकसभा चुनाव की चिंता थी? धर्मेंद्र यादव मान मनोबल करने ना उस समय गए थे, ना आगे कभी जाएंगे। उस समय, जिस समय के आप जिक्र कर रहे हैं, आदरणीय आजम खान साहब आए हुए थे, उन्होंने ज़रूर मुझे बुलाया था कि धर्मेंद्र मैं आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी मुलाकात वहाँ पे हो। मैं उनके सम्मान में किया था। धर्मेंद्र उनसे मान मनोबल करने ना उस समय गए थे, ना आगे जाएंगे। आजम खान साहब के स्नेह में उनके सम्मान में गया। आजम खान साहब आबिद रज़ा को अपना काफ़ी करीबी मानते हैं? मानते थे, अब नहीं? आगे देखिएगा। अभी आबिद रज़ा वापस सपा में आएंगे या नहीं? समाजवादी पार्टी में नहीं है। वीटो कर दिया धर्मेंद्र ने अब? नहीं, वीटो नहीं कर दिया। ऐसे लोगों की समाजवादी पार्टी की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ऐसे लोगों की समाजवादी पार्टी की ज़रूरत नहीं। आजम खान भी आजकल लगातार खबरों में आ रहे हैं, ईडी पूछताछ कर रही है सीतापुर जेल में उनसे। देखिए, आदरणीय आजम साहब के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। जब से योगी जी की सरकार बनी, विशेषकर 2019 के बाद से लगातार उनके खिलाफ जो अकल्पनीय चीज़ें हैं, बकरी चोरी क्या आजम साहब करेंगे? क्या भैंस की चोरी करेंगे? क्या किताबों की चोरी करेंगे? इस तरह के नाजायज़ आरोप उनके ऊपर लगातार लगाए जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर लगातार संघर्ष में है और आजम साहब के साथ है पूरी पार्टी, बहुत मजबूती के साथ। आजम खान बकरी की चोरी करेंगे ऐसा तो प्रथम दृष्टया नहीं लगता है, लेकिन जो जौहर विश्वविद्यालय है उसके आसपास के कई गांव, लल्लन टॉप भी ऐसे कई गांवों के दौरे पर गया। मसलन एक गांव है, बड़ा खूबसूरत नाम है उस गांव का, इसलिए याद भी रहा, आलिया। वहाँ के कई किसानों ने, गरीब किसानों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जबरन हमारी ज़मीन लिखवा ली गई और उनके बेटे के जन्म पत्र, जन्म तिथि में हेरफेर का मामला, इसी में फ़िलहाल वो जेल में बंद है सीतापुर में, कई मामलों के इतर। तो उस पर आपका क्या कहना है? डेट ऑफ बर्थ का मामला
और ज़मीन के कब्जे का मामला विश्वविद्यालय के नाम। चूँकि मामला सब जुडिस है और जितना मुझे जानकारी है अधिकांश केसों में उनको जमानत स्थानीय न्यायालय से, कुछ केसों में उच्च न्यायालय से और कुछ केसों में माननीय उच्चतम न्यायालय से जमानत उन्हें हासिल हो चुकी है। और चूंकि मामला सब जुडिस है, न्यायालय उसकी समीक्षा स्वतः करेंगे, इसलिए मुझे नहीं समझता कुछ कहने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि सरकार जितना हो सकती थी उतना उनको सताने का, दबाने का षड्यंत्र किया है। ये छोटे छोटे मामले जिनमें आप कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया संभव नहीं है, ऐसे मैंने बकरी चोरी के लिए कहा कि प्रथम दृष्टया हो सकता है सही ना हो। नहीं, ऐसे ही ये भी एक केस लगाया गया। इससे सरकार की मंशा का आप अंदाज लगा सकते हो कि क्या मंशा है कि बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताबें चोरी, मुर्गी चोरी, इस तरह के जो बेबुनियाद आरोप जब सरकार लगा सकती है तो सरकार की मंशा इससे अंदाज। आपने कहा सब जुडिशियल मामला, तो हो सकता है कि पुरानी पुस्तकों की पांडुलिपियों को जबरन विश्वविद्यालय में लाने का मामला सही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजम साहब ने, मैं समझता हूँ, बहुत मेहनत करके और अपने जीवन का संपूर्ण ताकत लगा के उन्होंने विश्वविद्यालय को बनाने का प्रयास हुआ है। और ये बीजेपी के लोग चाहते ही नहीं, ये खुद तो कुछ बनाते नहीं, बनाने वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगा के उनको जेल भेजने का काम करते हैं। इन्होंने तो कुछ करके दिया नहीं। जो माननीय अखिलेश जी ने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय बनाया था सिद्धार्थ नगर में, बलिया में चंद्रशेखर जी के नाम से विश्वविद्यालय की घोषणा की थी, इलाहाबाद में एक स्टेट यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी, उन कामों को तो पूरा करके नहीं दिया। हमारा मेडिकल कॉलेज ज्यों के त्यों पड़ा हुआ है। हमारा ही मेडिकल कॉलेज नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश मेडिकल कॉलेज ज्यों के त्यों पड़े हुए। तो जो काम क्रिएटिव होने चाहिए थे उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, बेहतरी के लिए, उन कामों पे तो ध्यान नहीं है। कैसे आजम साहब को फंसाया जा सके, कैसे समाजवादियों पे मुकदमे लगाए जा सकें, कैसे जांच कराई जा सके, इसी काम में योगी जी व्यस्त हैं। एक लखनऊ में बुजुर्ग पत्रकार मिले, कह रहे थे कि आप तो सब पार्टियों के नेताओं से मिलते हैं, कभी मिलिएगा तो पूछिएगा। बोले हमको ऐसा लगता है कि अब आज़म खान वाले मामले में सपा की स्थिति ऐसी हो गई है कि जो नई सपा अखिलेश बनाना चाहते हैं, युवा चेहरे हर ज़िले से, तो आज़म खान उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। थोड़ा असमंजस में है पार्टी की क्या करे, क्योंकि वो अब उनसे आगे भी बढ़ना चाहती है। फिर फिरोज़ाबाद आगरा में एक नई चीज़ सुनने को मिली, हम सोचा अब आपसे मिलें तो पूछ लें कि राज बब्बर भी अब आने को तैयार हैं सपा में, क्योंकि उनको तो अमर सिंह और आज़म खान से दिक्कत थी। अमर सिंह अब दुनिया में नहीं हैं और आज़म खान राजनीतिक रूप से किनारे लग चुके हैं। मैं इन दोनों मामलों पे आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। देखिए, कौन आना चाहता, आने को तो मैं अगर कहूँ कि संपूर्ण विपक्ष का केंद्र माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की ज़मीन पे हैं और आने वाले समय में हिंदुस्तान की विपक्ष का केंद्र माननीय अखिलेश यादव जी होंगे, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। तो जिसको विपक्ष की राजनीति करनी, स्वाभाविक उनका आकर्षण माननीय अखिलेश जी हैं। लेकिन किन को लेना है, नहीं लेना है, किन परिस्थितियों में लेंगे, नहीं लेंगे, ये माननीय अखिलेश यादव जी का और पार्टी लीडरशिप का फैसला होगा। जहाँ तक सवाल है, आपने कहा नई सपा में, तो नई सपा के नारे के साथ साथ ये भी है कि बड़ों का साथ युवाओं का हाथ, बड़ों का हाथ युवाओं का साथ। बड़ों का हाथ जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। शिवपाल चाचा का हाथ, उसके बारे में माननीय अखिलेश जी ने एक नहीं अनेक चैनलों पर, आपके चैनल पर भी चर्चा कर चुके हैं कि उनके दल के साथ एक गठबंधन की बात चल रही है और वो आने वाले समय में देखेंगे आप उसको। समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव की पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना है, बात चल रही है, आप ये कह रहे हैं आधिकारिक रूप से? बिल्कुल, माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि उनका एक दल है और हमारे बहुत सारे दलों के साथ गठबंधन किया है, चाहे वो महान दल हो, लोक दल हो, संजय चौहान जी का पूर्वांचल का दल है। इसी तरह से आदरणीय शिवपाल जी के भी दल की बात माननीय अखिलेश जी ने स्वीकारी है कि बात चल रही है, आने वाले समय में उस पर फैसला हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, जो आपके यहाँ राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, वो तो जैसे आप मूलतः इटावा के रहने वाले हैं, सफई के रहने वाले हैं, मैनपुरी बगल का ज़िला है, आप यहाँ आके चुनाव लड़े, संघमित्रा मौर्य भी यहाँ आके चुनाव लड़ी, उनके कार्यकाल का आकलन कैसा है आपका? क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कि सांसद हारे हुए और मौजूदा सांसद दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त सक्रिय हैं, संघमित्रा मौर्य भी सक्रिय हैं और धर्मेंद्र यादव भी खूब आते रहते हैं। देखिए, सवाल केवल सक्रियता का नहीं है, आज वो सांसद भी हैं, उनकी पार्टी की उत्तर प्रदेश और दिल्ली केंद्र में दोनों जगह सरकार है। सांसद खुद या उनकी पार्टी के लोग ये बताएं कि 7 साल की बीजेपी की सरकार दिल्ली की, 5 साल, 4.5 साल, 5 साल होने जा रहे यूपी की सरकार के और 2.5 साल के लगभग उनके संसदीय कार्यकाल की भी हो गए। वो बताएं कि बदायूं की तरक्की के लिए उन्होंने क्या किया।
माननीय अखिलेश जी की शुरू की हुई योजना को ही पूरा नहीं कर पाए। मैं सुन रहा था यहाँ के एक स्थानीय मंत्री को, किसी टीवी के इंटरव्यू को, तो उन्होंने कहा कि 400 केवीए का बिजली घर उनके द्वारा बनवाया हुआ है, जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ 2016 में माननीय अखिलेश यादव जी के कैबिनेट से अप्रूवल, उस समय की 418 करोड़ की योजना, जिसको मेरे अनुरोध पर माननीय अखिलेश जी ने सैंक्शन किया था, वो योजना भी उन्हीं की है। बाईपास जो मैं समझता हूँ माननीय अखिलेश जी के टेन्योर में कम से कम 70% बन चुका था, केवल एक पुलिया बची थी, वो भी योजना उन्हीं की है। मेडिकल कॉलेज जो कि माननीय अखिलेश जी के टेन्योर के बाद अगर आप जाएँ वहाँ के मेडिकल कॉलेज के लोगों से पूछें या रिकॉर्ड निकलवाएंगे तो जितनी भी सैंक्शन है उसमें से आप पाएंगे 70-75-80% सैंक्शन माननीय अखिलेश जी की कलम की है, वो भी उन्हीं के कार्यकाल की है। यहाँ से बरेली से लेके गुन्नौर तक का 4 लेन पूरा उस समय का क्या हुआ, वो भी उन्हीं का है। तो इस तरह ये पूरा करवा रहे हैं पूरा तो कभी आप कहते हैं कि हमारी योजनाएं पूरी नहीं करवा रहे, कभी आप कह रहे हैं हमारी योजनाएं पूरी करवा के नाम कमा रहे हैं। नहीं पूरी, मैं ये कह रहा हूँ कि इनसे पूछिएगा, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इसको सुना के आप पूछ लेना, एक भी नई सैंक्शन इस जिले के लिए बता दें। वो जो माननीय अखिलेश जी के सैंक्शन योजनाएं हैं, उन योजनाओं को तो पूरा करना अगली सरकार की जिम्मेदारी है, और फीता भी तो काट रहे हैं वो इसी को पूरा कर करके। अभी तक एक भी नई योजना सैंक्शन नहीं इस जिले में की है। जितने उस समय के पुल थे, सड़कें थी, बिजली की व्यवस्थाएं थी, अस्पताल की थी, मेडिकल की थी, सारी की सारी माननीय अखिलेश जी की हुई योजनाएं, एक सिंगल योजना उनकी नहीं है। केवल लोगों में नफरत फैलाना, भाई से भाई को लड़ाना है। संघमित्रा मौर्य ये करती है, पूरी बीजेपी की पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट ओनली संघमित्रा तो बहुत छोटे हिस्सा है उस पार्टी की, मैं पूरी बीजेपी की बात कह रहा हूँ। एक योजना बताएं 7 साल में बीजेपी की दिल्ली की सरकार, 5 साल की यूपी की सरकार, 2.5 साल के सांसद का कार्यकाल, सभी कुछ मिलाने के बाद बता दें क्या करके दिया है। और जब समाजवादी पार्टी के बारे में आप जानकारी लेंगे तो आदरणीय नेताजी की 3.5 साल की जो 2003 से 7 की सरकार थी, या माननीय अखिलेश जी की 2012 से 17 वाली सरकार थी, 8.5 साल के अंदर ही इस जनपद में जो कुछ भी तरक्की आप देखोगे, किसी भी ईंट को उठाओगे तो केवल इन 2 सरकारों के और हमारे इन 2 नेताओं के कार्यकाल मिलेंगे। इसके अलावा किसी का कोई कार्यकाल का एक भी ईंट इस जिले में नहीं रखी गई है। धर्मेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल इस बातचीत का, आपने कहा कि बीजेपी भाई से भाई का झगड़ा करवाती है आदि इत्यादि। हमारी रिसर्च टीम आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो आपकी बहन का भी जिक्र आया जो मैनपुरी से ज़िला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं, संध्या यादव, और भाजपा में अभी वो हैं भाजपा में। हाँ, मेरी जानकारी के हिसाब से भाजपा में ही है। आपके लिए तो व्यक्तिगत रूप से बड़ा ये मुश्किल रहा होगा, पूरा परिवार सपा में है और आपकी बहन भाजपा में चली गई, क्या परिस्थितियाँ रही, बात हुई आपकी? देखिए, जिस दिन मुझे मीडिया के माध्यम से सूचना आई थी, आपको मीडिया के जरिए पता चला? जी हाँ, पहले से नहीं पता? जी, मैं अपने इस चुनाव में यहाँ व्यस्त था, 2019 का चुनाव चल रहा था। मुझे मीडिया के माध्यम से लेट नाइट सूचना मिली कि वो उनके हस्बैंड अनुजेश जो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। मैंने सुबह मॉर्निंग में ही एक लेटर जारी किया, उस लेटर में कहा कि जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे उनसे हम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, और मैंने वो दिन है कि आज का दिन है, आज तक उनसे बात नहीं की। ऐसी क्या राजनीतिक विवशताएं रही कि भाई बहन के रास्ते अलग हो गए? नहीं, अब ये तो वो जाने, उनसे हमसे कोई कंसर्न नहीं लिया, हमसे कोई डिस्कस नहीं किया। डिस्कस करते तो ये फैसला कभी ले नहीं सकते थे। तो जब वो फैसला ले चुके थे, फैसला सार्वजनिक हो चुका था, तो मैंने एक लेटर जारी किया। परिवार के बड़ों ने कोई बीच बचाव, कोई बातचीत, मध्यस्थता, जैसे आजम खान आके मध्यस्थता कर रहे थे आबिद रज़ा के मामले में? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना मैंने किसी से इस मुद्दे पर राय ली। जब मैंने सुनी तो मैंने स्वतः फैसला लिया। मैं यहीं था, बदायूं में ही था, मेरा चुनाव चल रहा था, और मैंने उसी दिन लेटर जारी कर दिया था। और व्यक्तिगत रूप से बहुत कष्टप्रद रहता होगा? नहीं, स्वाभाविक है, बुरा लगता है। ऐसा उनका फैसला नहीं होना चाहिए था जो फैसला उन्होंने लिया, और बुरा लगा तभी मैंने लेटर लिखा। चलिए, आप बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को सुन रहे थे। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लल्लन टॉप यूपी का हालचाल लेता रहेगा। शुक्रिया।